ज्यादा समय हुआ नहीं है, भारतीय बाजार स्थिर होने की कोशिश कर रहा था। लग रहा था कि ग्लोबल जो भी टेंशन्स चल रही हैं वो कम हो जाएंगी। ईरान और यूएस के बीच में जो भी टेंशन्स थी उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं बाजार रिलैक्स हो रहा था कि सीजफायर हो चुकी है, अब शायद और ज्यादा ये वॉर आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ऐसा स्टेटमेंट दे दिया 8 जुलाई को, जिसके बाद भारतीय बाजार तो क्या ग्लोबल मार्केट्स भी पैनिक कर गए और भारतीय बाजार में तो पैनिक इतना बढ़ गया कि निफ्टी और सेंसेक्स क्रैश हो गए। 8 जुलाई को भारतीय बाजार ने भारी गिरावट के साथ क्लोजिंग की, लेकिन कहीं ना कहीं शायद बाजार में उम्मीद बरकरार है क्योंकि 9 जुलाई को आज भी बाजार एक बार फिर 24,000 के स्तर के आसपास या यूं कहें कि उससे ऊपर ही ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। यानी बुल्स की ग्रिप मजबूत है, लेकिन कब तक मजबूत है? क्या एक बार फिर से क्रूड के दाम बढ़ने लगेंगे? क्या एक बार फिर से ये जियोपॉलिटिकल टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि दुनिया भर के जितने भी बाजार हैं उनके ऊपर असर आना पड़ेगा और खास तौर पे भारतीय बाजार के ऊपर असर पड़ेगा? ये कई सवाल हैं जो इस समय एक बार फिर निवेशकों के मन में घर कर गए हैं और इन सभी सवालों के जवाब जानने बेहद जरूरी है। तो आज इस वीडियो में इन्हीं कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। अदीब नूरानी जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। हाय, गुड मॉर्निंग मैडम, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। सर, थोड़ा पैनिक क्रिएट हुआ 8 जुलाई को मार्केट में। हमने देखा कि हम 23,800 के लेवल के नीचे ट्रेड करने लगे थे जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया कि वो इस जो एमओयू साइन हुआ था ईरान के साथ उसको लेकर के अब उस तरफ उस दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई भी पीस डील नहीं होगी, सीज फायर अब नहीं रहेगी और ये वॉर आगे एस्केलेट होगा। हालांकि 9 जुलाई को दोनों ही देशों की तरफ से काफी एयर स्ट्राइक्स भी हो रही हैं। कई इंपॉर्टेंट ऐसे रूट्स हैं जिनके ऊपर एयर स्ट्राइक हुई है, हॉर्मूज में स्ट्राइक्स हुई हैं, चाबहार पोर्ट के ऊपर लगातार स्ट्राइक्स हुई हैं, लेकिन फिर भी इस समय थोड़ी सी स्ट्रेंथ इंडियन मार्केट दिखाता नजर आ रहा है। क्रूड के प्राइसेस भी देखें तो इस समय $77-78 पर बैरल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। बहुत ज्यादा पैनिक नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या सच में पैनिक सिचुएशन आगे हो सकती है? किस तरीके से देखें अब इस सिनेरियो को ईरान यूएस वॉर के? देखो, पैनिक सिचुएशन आगे हो सकती है या नहीं हो सकती है, नो वन कैन से दिस, सिवाय सिर्फ ट्रंप साहब के। शायद मुझे लगता है भगवान भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाते होंगे कि ट्रंप साहब आगे क्या करने वाले हैं। सो हम अगर पैनिक होगा या नहीं होगा थ्रू मिस्टर ट्रंप हमें नहीं पता है, लेकिन रिएक्शन क्या होगा ये हम सोच सकते हैं, ये हम देख सकते हैं। अगर आप देखो तो कल पैनिक सिचुएशन के जब न्यूज आए तो बाजारें गिरी, लेकिन बहुत सिलेक्टिव गिरी। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी जिनको फ्यूल वगैरह बेचना है बाजार में, वो कंपनीज गिरी। लेकिन जो कंपनीज जैसे इंडियन ऑयल हो गई, ओएनजीसी हो गई, जो क्रूड को प्रोसेस करती है, वो नहीं गिरी, वो उल्टी बढ़ी, बिकॉज क्रूड बढ़ा तो वो भी बढ़ना है। आप देखो कुछ टेक कंपनीज नहीं गिरी। आप देखो तो यूएस में भी डाउ जोन्स गिरा, एसएनपी गिरा, नैस्डैक नहीं गिरा। तो अच्छा, आप देखो हैंसेंग नहीं गिरा। तो बाजारें सिलेक्टिव गिरी है, सारी बाजारें नहीं गिरी है। तो ये हमारे का एक पर्टिकुलर एक ऐसा पॉइंट है जो जानना जरूरी है कि कोई भी न्यूज पहली बार जब आती है या दूसरी बार जब आती है तो उसकी इफेक्ट ज्यादा होती है। जब रिपीटेड उसकी न्यूज आने लगती है तो उसकी इफेक्ट कम होती जाती है। ये हमने कोविड वाले टाइम पे भी देखा था कि रिपीटेड न्यूज में इतनी इफेक्ट नहीं आती थी जितनी पहली दूसरी न्यूज में इफेक्ट आई थी। तो सेम प्रक्रिया यहाँ रहने वाली है। जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, जो अच्छे स्टॉक्स है, कल के दिन भी नेगेटिव क्लोज नहीं हुए थे, ओवरऑल इंडेक्स भले नेगेटिव क्लोज हुआ था। जो कंपनीज क्रूड से डायरेक्ट इफेक्ट करती है, जैसे पेंट की कंपनीज हो गई, टायर की कंपनीज हो गई, जिनको क्रूड की इनपुट कॉस्ट से बहुत फर्क पड़ता है, इंडिगो जैसी एयरलाइन कंपनीज हो गई जिनको क्रूड की डायरेक्ट इनपुट कॉस्ट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, उनका बहुत बड़ा रॉ मटेरियल क्रूड है, उनको जरूर तकलीफ होगी। लेकिन जिनका एनर्जी छोटा इनपुट कॉस्ट में आता है उनको इतनी तकलीफ नहीं होने वाली है। तो निवेशकों को ये समझने की जरूरत है कि जिन कंपनीज में स्ट्रेंथ है, ऐसी न्यूज से छोटे मोटे झटके आ सकते हैं, लेकिन अपनी पोजीशंस में बने रहना चाहिए और अच्छी चीजों में हमेशा निवेश करते ही रहना चाहिए। छोटे छोटे शॉक से नहीं घबराना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि ट्रंप सर ने अगर कंटिन्यूअस न्यूज दे दिया और बहुत डीप
स्ट्राइक्स दे दी, जैसे कल वाली स्ट्राइक या आज सुबह वाली स्ट्राइक बहुत डीप ईरान में कहीं जाके इन्होंने किया, कोई ब्रिज तोड़ दिया है, कोई रेलवे लाइन तोड़ दी है, ये न्यूज आ रही है, तो हो सकता है उसका पैनिक थोड़ा ज्यादा रहे। बट अगर कंटिन्यूस पैनिक नहीं है और क्रूड जब तक 100 के ऊपर वापस नहीं जाता है तो मुझे नहीं लगता चिंता करने की कोई जरूरत है। जी, लेकिन सर जो गिरावट हुई भारतीय बाजार में 8 जुलाई को, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बाजार बहुत तेज डर गया है एक बार फिर से, जो भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उससे। वो ब्रॉड बेस्ड गिरावट थी, हर सेक्टर गिरता नजर आया और हम एक पॉइंट पे 23,800 के नीचे फिसल गए थे। तो ये जो सिचुएशन है, क्या भारतीय बाजार एक बार नियर फ्यूचर में फिर से फेस कर सकता है? क्योंकि फिलहाल तो हम 24,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हम 8 जुलाई की गिरावट से सच में डरे हुए हैं। यस, जो 8 जुलाई की गिरावट थी वो 100% पैनिक वाली गिरावट थी, लेकिन अगर आपने देखा हो तो वो जैसे ही पैनिक खत्म हुआ आज वापस बाजार रिकवर कर गई। हालांकि आज हमारी मार्केट खुलने से पहले भी सोशल मीडिया पे और मीडिया पे ये न्यूज चल रही थी कि डीप ईरान में कहीं अटैक हुआ है। हमारी रात जब थी तब अटैक हुआ है, फिर भी आप देखो बाजार ने आज रिकवर किया है। इसका सिंपल मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग चीजें इतनी पैनिक करने लायक नहीं है। सिर्फ जिन चीजों पे क्रूड डायरेक्ट असर करता है, क्योंकि देखो ये जो युद्ध हो रहा है वो एनर्जी क्राइसिस का युद्ध है और कोई चीज का युद्ध नहीं है। अगर हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे इफेक्ट आता है तो एनर्जी पे, क्रूड पे इफेक्ट आता है, कहीं और बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है वो नजर नहीं आता है। तो क्रूड जिसका बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है उसको तो असर हो सकती है, जैसे मैंने बोला, लेकिन जिसमें क्रूड बहुत बड़ा रॉ मटेरियल नहीं है इतनी जल्दी असर नहीं आएगी, अनलेस कि 5-7 दिन 10 दिन कंटिन्यूस बहुत बड़े बड़े अटैक्स होते जाएं और बहुत दिक्कतें बढ़ती जाए, तब तक कोई सोचने वाली बात नहीं। और अगर हम 23,300, 23,400 के ऊपर रहते हैं तो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम 23 के नीचे फिसल जाते हैं तो हम बहुत बड़े डिमांड जोन के नीचे चले जाते हैं, जहां हमें चिंता करने की जरूरत है। जी, और भारतीय बाजार के पास सर आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा ट्रिगर्स दिखाई दे रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर तो अर्निंग सीजन है। जो Q1 की अर्निंग्स आने वाली है FY27 की, वो भी इंडियन मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट इस समय रहने वाला है। और 9 जुलाई से ही अर्निंग सीजन शुरू हो गया है, क्योंकि TCS के नतीजे आने वाले हैं Q1 के। आज एक्सपेक्टेशन अर्निंग सीजन से इंडियन मार्केट के लिए Q1 में ग्रोथ स्लो रह सकती है, रेवेन्यू एस्टिमेट्स स्लो रह सकते हैं, ये हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, क्योंकि पिछला जो समय हमने देखा है, जितना जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस चल रही थी उसका असर Q1 की अर्निंग्स पे पड़ने की उम्मीद थी। फिर भी बाजार ने कुछ तो कयास, कुछ तो उम्मीदें लगाई होंगी। मेरी समझ ये कहती है कि Q1 की अर्निंग्स को इस वॉर से या इस न्यूज से बहुत ज्यादा असर नहीं आना चाहिए। कंपनी की अगर इंटरनल स्ट्रेंथ है तो जिस कंपनी में इंटरनल स्ट्रेंथ है उसमें Q1 की रिजल्ट्स अच्छी आनी है और आनी है। नो वन कैन स्टॉप इट। रीजन बीइंग जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जिस कंपनी को बहुत ज्यादा ये एनर्जी क्राइसिस इफेक्ट नहीं करती है, उसके इंटरनल अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, उसकी क्वार्टर ग्रोथ अच्छी है, ओवरऑल प्रॉफिट्स अच्छे हैं, तो रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद है, तो निवेशकों को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी सर, सेक्टर्स अब कौन से रडार पे रखने की जरूरत है? ये समय कौन से सेक्टर्स पे ध्यान देने का है? मैं समझता हूं ये समय पे आपको आईटी पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हो सकता है आईटी यहां से रिकवर होता हुआ दिखे, तो यू शुड फोकस ऑन आईटी मोर। फिर आप ये समय पे ऑयल एंड गैस वाले सेक्टर को थोड़ा सा छोड़ के चलें, क्योंकि हम बहुत श्योर नहीं है क्या होने वाला है। ऑटो सेक्टर पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑटो सेक्टर हो सकता है आगे आने वाले सीजन, मतलब जैसे ही बारिश खत्म होएगा, हमारे पास बहुत सारी अच्छी सीजन्स आने वाली हैं, तो ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा चल सकता है। अगर फार्मिंग अच्छी हुई इस बारिश में तो भी ऑटो सेक्टर को अच्छा पुश मिल सकता है। तो ये भी एक सेक्टर है जो देखना चाहिए। फार्मा पे थोड़ा सा कम ध्यान देना चाहिए। एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है कि जिसको देखना चाहिए बिल्कुल। आदमी अगर इंडियन मार्केट में जो रिटेलर है, जो पॉपुलेशन है, वो अगर कंप्लेसेंट है, अच्छा पैसा बनता है खेती से, या ये जो यील्ड हो रही है बारिश की वजह से अच्छी, उससे अच्छा पैसा बनता है, तो कहीं ना कहीं एफएमसीजी में भी हमें ग्रोथ दिखेगी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी ग्रोथ आ सकती है। रियल्टी पे भी ध्यान देने जैसा है, क्योंकि जब अगर कमाई होती है तो ऑब्वियस है कि रियल एस्टेट में पैसा जाना ही जाना है, तो रियल्टी में भी ध्यान देने जैसा है। सो दीज आर द सेक्टर्स आपको फोकस करना चाहिए।
सर मेटल्स के ऊपर असर पड़ेगा क्या? ये जो अभी ईरान यूएस वॉर एक बार फिर से शुरू हो गई है, मेटल सेक्टर के ऊपर इसका कैसा असर पड़ सकता है? जो प्रीशियस मेटल्स ये ऑलरेडी पहले बहुत रन दे चुके हैं। जैसे हमारी पिछली इंटरव्यू में बात हुई थी, मैंने कहा था बहुत रन दे चुके हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग है, उसको बाय ऑन डिप्स में रखना चाहिए। जी। लेकिन जो रेगुलर यूज वाले मेटल्स हैं, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लीड हो गया, ये सारे मेटल्स की तो कंजम्पशन मैं समझता हूं और बढ़ेगी घटेगी नहीं, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो टेम्पररी प्रेशर में होंगे। लेकिन ओवरऑल मुझे दिखता है कि मेटल सेक्टर में कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। मेटल में चिंता नहीं करनी चाहिए सर। पिछली बार भी ये सवाल किया था जब हमारी बात हुई थी, एक बार फिर से कर रही हूँ, लगातार गोल्ड सिल्वर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि थोड़ी बहुत रिकवरी हमने देखी है, पिछले कुछ समय में आती हुई भी दिखी है, लेकिन अभी भी अपने जनवरी वाले पीक से काफी नीचे है। 25-26% नीचे सोना है, लगभग आधी कीमत हो चुकी है चांदी की अगर हम देखें तो। ये सही समय है क्योंकि आगे आने वाला समय जो है वो त्योहारी सीजन का भी है, वेडिंग सीजन भी है, तो अभी खरीदारी करना सही होगा या फिर प्राइसेस और डिप देंगे? मैडम, बुलियंस को खरीदारी करने का कभी कोई गलत समय है ही नहीं। गलत आप कितना परचेस करते हो वो है। आपकी कैपेसिटी से बहुत बड़ा, आपने समझो आपका पोर्टफोलियो है, फॉर एग्जांपल 100 रुपए का, और आपने 50 रुपए का बुलियन बाई कर लिया, वो गलत है। तो इट इज नेवर रॉन्ग टू बाय बुलियन, इट इज ऑलवेज रॉन्ग टू बाय बिगर देन व्हाट योर साइज परमिट्स। तो छोटे छोटे पार्ट्स में स्टैगर्ड फॉर्म में खरीदी करते ही रहना चाहिए। अगर किसी निवेशक के पास बहुत छोटा अमाउंट है तो ईटीएफ्स ले ले, भले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर भाव में, हर डिप में थोड़ा 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 ऐड करते रहेंगे। एंड मुझे ये क्लियर यकीन है, ये भरोसा है बुलियंस की प्रीवियस पूरे सालों की हिस्ट्री के हिसाब से, कि कभी भी किसी भी निवेशक को अफसोस करने वाला काम तो नहीं होने वाला है लॉन्गर टर्म में। और अगर हम वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डेटा देख लें तो बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स एवरी ईयर अभी भी बाई करते ही जा रहे हैं, और उनकी बाइंग का जो परसेंटेज है 10%, 20% ऑन एन एवरेज ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता ही रहा है। मुझे कोई चिंता वाली बात दिखती ही नहीं है, स्पेशली जब मैं गोल्ड की बात करूं। और सिल्वर पे आ जाएं तो सिल्वर तो हमें पहले भी हमने बात की थी कि इंडस्ट्रियल कंजम्पशन बहुत बड़ा है, और ये जो अभी भी सिल्वर जो वोलेटिलिटी दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं निवेशक की वजह से नहीं है, ये इंडस्ट्रियल कंजम्पशन की वजह से है। तो वापिस जब बुलियंस बहुत स्पीड में चलेंगे तो सिल्वर पक्का 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 गोल्ड को आउट परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि मल्टीपल यूसेज है ना उसका। जी सर, बैक टू अगर मार्केट आए तो क्या ये नए निवेश का समय बाजार में है? अगर नया निवेश शुरू करना है या नए इन्वेस्टर्स बाजार में एंट्री लेना चाहते हैं, क्योंकि एक बार फिर 24,000 के लेवल पर हम ट्रेड कर रहे हैं, क्या ये समय है नई एंट्री का? अगर आप पूछो नई एंट्री का, तो मैं बोलूंगा थोड़ा रुक के करनी चाहिए नई एंट्री। बिल्कुल नई एंट्री फुल आपकी कैपिटल के साथ नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, जब भी हमें, जैसे ये कल का जो डिप था, इसमें ओएमसीज जो थे, इंडियन ऑयल हो गया, बीपीसीएल हो गया, ये जो गिरे, तो मतलब बहुत क्लियर था कि ये कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गिर जाने वाले हैं। तो छोटे छोटे निवेश ऐसी कंपनीज में, जैसे इंडियन एविएशन में आप देखो इंडिगो, इट वर्क्स वेरी वेल। आप पेंट्स में देखो एशियन पेंट, एक अच्छी सेक्टर की बड़ी कंपनी है। टायर्स में आप देखो एमआरएफ, बड़ी कंपनी है। तो ऐसी कंपनी में तो डिप्स में निवेशक नया हो या पुराना हो, निवेश करना ही चाहिए। लेकिन हाँ, अगर नया निवेशक आता है तो पूरा पैसा वन शॉट में नहीं लगाना चाहिए। वेट फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज टू कम एंड कीप एडिंग योर मनी इनसाइड। जी, और सर आपने ये भी कहा है कि आईटी थीम जो है, आईटी इंडेक्स जो है, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। यहाँ पर कुछ समय बदलता हुआ दिखाई देगा। हमने देखा है पहले लगातार कितनी गिरावट झेली है आईटी ने, तो कहीं ना कहीं रिकवरी और रिवर्सल की उम्मीद हम भी कर रहे हैं। लेकिन अभी अर्निंग सीजन भी है, आईटी को प्ले आउट कैसे करें? यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी रखनी है, एंट्री कैसे ले? जिनके पास ऑलरेडी आईटी के अच्छे स्टॉक्स हैं उनको अभी क्या करना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होगी? जिनके पास आईटी के अच्छे स्टॉक्स हैं एज ऑफ नाउ, मेरी राय ये रहेगी कि फ्रेश खरीदी ऐड ना की जाए। एक बार आईटी के इंडेक्स को देखा जाए, पुराने जो स्विंग हाइज बने हुए हैं, जो स्विंग हाइज बने हुए हैं, जो लोअर हाइज बन रहे हैं,
कम से कम 2 स्विंग हाई निकल जाए उसके बाद नया निवेश करना चाहिए उनके लिए जिनके पास ऑलरेडी आईटी का स्टॉक्स है पोर्टफोलियो में। और जिनके पास आईटी के स्टॉक्स नहीं है पोर्टफोलियो में, वो सेक्टर के जितने भी किंग हैं, ऊपर के 3-4 किंग है आईटी के, उसमें थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकते हैं। मैं ये कभी सजेशन नहीं दूंगा कि आईटी इतना लो है तो आप भर के आईटी के स्टॉक्स इतने सारे पोर्टफोलियो में भर लो। यू शुड नेवर डू इट। एक बार ओवरऑल ट्रेंड चेंज होते देखना चाहिए और उसके बाद बड़ा निवेश करना चाहिए। बाकी आईटी के जो लीडर्स है उसमें निवेश करने में कोई दिक्कत नहीं, ये कभी ना कभी बाउंस बैक करेंगे। छोटे छोटे निवेश इज नॉट ए इश्यू। और अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आईटी के ईटीएफ्स थोड़े थोड़े लेते रहें। जी सर, एक आखिरी सवाल, बाजार को ओवरऑल प्ले आउट कैसे करें? इस समय लार्ज कैप्स पे दाम लगाना ही बेहतर ऑप्शन रहेगा या मिड कैप और स्मॉल कैप्स के वैल्यूएशंस भी ऐसे हैं जहां पर एंट्री ली जा सकती है? अगर निवेशक ऐसा है, मतलब इसमें 2 कैटेगरी है। अगर निवेशक ऐसा है जो बहुत कम एक्टिव है, जिसको मार्केट की समझ भी कम है, और जो नया है या पॉसिबली 2-4 साल हुए हैं या कोविड वाला इन्वेस्टर या ट्रेडर है, तो उसको मैं बोलूंगा कि लार्ज कैप्स में ही फिलहाल रहना चाहिए। इट्स ए सेफ बेट। बट अगर कोई पुराना निवेशक है जो ऑलरेडी बाजार में सालों से इन्वेस्टेड है, तो उनको जो अभी रनिंग थीम्स हैं, जैसे एनर्जी बहुत अच्छी थीम है, बहुत अच्छी चल रही है। आईटी के कुछ स्टॉक्स जहां थोड़ा सा इनडायरेक्ट टेक का पार्ट है, जो फॉर एग्जांपल ऑटो एंसिलरीज में कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, या उनकी सप्लाई एआई कंपनीज को उनके प्रोडक्ट की हो रही है, ऐसे स्टॉक्स जो स्मॉल कैप मिड कैप में मिल जाए तो वहां बिल्कुल इन्वेस्टमेंट बनता है। तो इस तरीके की थीम्स जो गवर्नमेंट, जैसे आप देखो तो वाटर प्यूरिफिकेशन या इस टाइप की थीम्स पे भी गवर्नमेंट अभी फोकस कर रही है। आगे जाके हमारे को वाटर के फ्यूचर्स भी मिलने वाले हैं, तो वो वाली थीम, तो ऐसी थीम्स जो आगे गवर्नमेंट सपोर्ट करने वाली है, उन थीम्स पे स्मॉल कैप मिड कैप में जाया जा सकता है। अदरवाइज ब्रॉडर मार्केट में बड़े लार्ज कैप्स में रहना ज्यादा अक्लमंदी रहेगा। जी सर, आपने थीम्स को यहाँ पर पॉइंट आउट किया है, तो मैं जो स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट लेकर के आई है उसको पॉइंट आउट करें आप। तो एक टर्म इस समय काफी ज्यादा वायरल है, और एक स्कीम जो गवर्नमेंट की है, जो एक प्रोसेस है E20 को लेकर के, E20 फ्यूल्स को लेकर के बहुत ज्यादा क्योस भी मचा हुआ है। अब इस पूरे इश्यू का इम्पैक्ट ऑटो सेक्टर पर आता नहीं दिखेगा? ऑटो सेक्टर के यहाँ पर सेल्स पे इम्पैक्ट नहीं आएगा? क्या ऐसी कंपनीज इस समय दबाव में रह सकती हैं, या ऑटो सेक्टर को रडार पे रखने की आपने बात की, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूं। तो ऐसे माहौल में सबसे ज्यादा सेफ ये रहेगा कि हमें ये देखना है कि बैटरी पावर्ड कार्स, बैटरी पावर्ड बसेस, बैटरी पावर्ड बाइक्स, जिस कंपनी के पास टेक बहुत अच्छा है और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, उन कंपनी से बेट करोगे तो आपको ये फ्यूल का जो इश्यू है उसका बढ़िया हेज वहां पे मिल जाएगा। यानी ईवी थीम को प्ले आउट करना है बेसिकली। यस। ओके, ठीक है सर, हम देखते हैं कि अभी फिलहाल हर सेक्टर में क्या कुछ चल रहा है। चलते चलते एक आखिरी कमेंट आपसे सर, आगे लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रैटेजी कैसे बना कर के चलें इस समय बाजार में? मेरी मैडम हमेशा एक कॉमन स्ट्रेटेजी रहती है। हमारी इंडियन मार्केट ने हमेशा अपने आप को प्रूव किया है, कभी लॉन्गर टर्म में निवेशक को निराश नहीं किया है, कभी भी नहीं। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप ईटीएफ्स पे ज्यादा जोर दें, और ईटीएफ्स में भी आप निफ्टी 20 से ज्यादा जूनियर 20 पे जोर दें। क्यों? क्योंकि हमारे निफ्टी 50 के जो बड़े बिग क्या बोलते हैं लार्ज कैप वाले स्टॉक्स हैं, उनसे ओवरऑल 3-4% का एक्स्ट्रा बेनिफिट सीएजीआर टर्म्स में हमेशा निफ्टी नेक्स्ट 50 ने ऑलवेज दिया है। उसके बाद मिड कैप की ईटीएफ्स में जाएं, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो जो नेक्स्ट 50 और मिड कैप के जो ईटीएफ्स है उनको डिप्स में बाई करते रहें, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा हर निवेशक के लिए। वो इन्फ्लेशन को भी बीट कर देगा, वो आपके जो इंटरेस्ट है उसको भी बीट कर देगा, और ओवरऑल पैसा लेके निकलेगा निवेशक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो 2 चीजें हमें नेक्स्ट 50 और मिड कैप के ईटीएफ्स पे ध्यान देना चाहिए, और मेटल के ईटीएफ्स पे ध्यान देना चाहिए, और बुलियंस पे ध्यान देना चाहिए। ये अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्टफोलियो रखोगे तो ओवरऑल लॉन्गर टर्म में कभी आपको रिग्रेट करने का मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच अदीप सर, हमारे साथ आज ज्वाइन होने के लिए। बाजार के पैनिक को देख करके कई निवेशक डर गए थे, लेकिन फिलहाल कई ऐसे सवाल हैं, कई ऐसे सेक्टर्स को लेकर कंफ्यूजन थी, जो इस वीडियो के जरिए शायद क्लियर हो जाएगी हमारे व्यूअर्स के लिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।
है।